नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले दिनों हमने 2 एपिसोड्स किए जिसमें एक पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर था और एक अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन यानी यूएफएम पे था। और आपको ये दोनों एपिसोड बहुत ही अच्छे लगे और आपके बहुत सवाल आए, खासतौर पर यूएफएम को लेकर भी कई सवाल हैं। इसके अलावा कुछ सामान्य प्रश्न भी आपने बहुत से पूछे हैं, उन्हीं में से हमने कुछ प्रश्न जो है वो छांटे हैं और उनके जवाब लेने के लिए पहुँचे हैं ड्यूक एग्ज़ाम ब्रांच। और हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद मनमोहन जी। सर, एक सवाल जो स्टूडेंट्स ने पूछा है सबसे ज़्यादा वो ये है कि हमारे जो एसओएल के स्टूडेंट्स हैं सर, ये कह रहे हैं कि एसओएल में जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं उनको ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये एसओएल के लिए नहीं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसके अंदर इंटरनल असेसमेंट है, तो इंटरनल असेसमेंट और एंड टर्म थ्योरी एग्ज़ाम मिला के उनके ग्रेड बनते हैं। सिर्फ इंटरनल असेसमेंट का कोई मार्क्स से ग्रेड अकेला नहीं बनता, लेकिन जो आप एंड टर्म प्रैक्टिकल एंड टर्म थ्योरी एग्ज़ाम देते हैं और उसके अंदर आईए जोड़ के और जितने भी वो क्रेडिट का पेपर होता है उसके हिसाब से उसके टोटल मार्क्स बनाने से उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड मिलता है वो आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होता है। एक सवाल सर जो है वो स्टूडेंट का है हंसराज कॉलेज से कि मैं हंसराज कॉलेज में बीए प्रोग्राम कर रहा हूं और मैंने संस्कृत प्लस फिलॉसफी लिया है। फर्स्ट ईयर में मेरा जो मेजर है वो संस्कृत था। क्या मैं सेकेंड ईयर में संस्कृत को माइनर बना सकता हूं? देखिए, जो प्रेजेंट मेरी पोजीशन है वो रिस्ट्रिक्ट करती है मेरे को कि मैं एग्ज़ाम के बाहर ना बोलूं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है फिर भी मैं ले लेता हूं। देखिए, अंडर NEP UGCF 2022 ये हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है उसको हम UGCF 2022 कहते हैं। उसके तहत जो बीए प्रोग्राम में आप अपना फर्स्ट ईयर में मेजर लेते हैं, यानी कि आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो मेजर पढ़ा आप थर्ड सेमेस्टर में आके उसको बदल सकते हैं। अर्थात इस छात्र ने ऐसा प्रतीक होता है कि संस्कृत और फिलॉसफी लिया है और इनका मेजर संस्कृत है। हाँ, वो पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर में आके संस्कृत या फिलॉसफी ले सकते हैं। लेकिन जो भी आप सेकंड ईयर पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे वही आपका फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में मेजर होगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर में एक सेम मेजर हो सकता है, लेकिन अगर जो आपने पहले 2 सेमेस्टर में मेजर पढ़ा है वो आप थर्ड सेमेस्टर में बदल सकते हैं। लेकिन जब थर्ड में आपने उसे बदल लिया, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स और ऑनवर्ड भी वही आपका मेजर रहेगा। तो एक बार आपको ये बदलने की सुविधा है। एक सवाल सर जो है एक स्टूडेंट का है जिसका एग्ज़ाम छूट गया। ये स्टूडेंट सर लिखता है कि मेरा 6 सेमेस्टर का ER एग्ज़ाम मिस हो गया है और मेरा एडमिशन 2019-20 का है, अब क्या होगा? अगर उसका एडमिशन 2019 का है और अब उसका कोई पेपर रह गया है 6 सेमेस्टर का, तो अगले साल उसको स्पेशल चांस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और तभी वो उस स्पेशल चांस के तहत ही वो अपने थर्ड ईयर या अगर कोई भी उसका कोई पेपर रह गया तभी उसमें अपीयर हो पाएगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं सर दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजेस के, साइकोलॉजी ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर के, उनका कहना है कि जो पेपर अभी जो उनका आ रहा है उसमें पैटर्न काफ़ी चेंज है, तो क्या सर ये पैटर्न चेंज हो सकता है? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो कि पैटर्न को फिक्स करता है। एक कन्वेंशन हर डिपार्टमेंट बनाता है कि हम इस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पेपर देंगे, लेकिन वो कोई ऐसी ऑफिशियल रूल नहीं है कि वो कभी भी वो पैटर्न नहीं बदला जा सकता। एग्ज़ामिनेशन से जो सब्जेक्ट के टीचर इन्वॉल्व होते हैं और डिपार्टमेंट होता है वो समय समय पे इस पैटर्न को रिव्यू करते हैं अपने डिपार्टमेंट के और उसको जो बदलाव वो ठीक समझते हैं वो बदलाव उसमें करते हैं। ऐसे ही सर कुछ सवाल पूछा गया है कि जो सैक के पेपर्स हैं जिनमें केवल प्रैक्टिकल पेपर देना है तो थ्योरी में काफ़ी लंबा गैप है सर, तो ये गैप क्यों रखा गया है? देखिए, बहुत सिंपल है। NEP के अंदर आपके
जो अगर आपने डेट शीट का पैटर्न देखा होगा, उसका बहुत सिंपल पैटर्न है कि उस बच्चे को नॉर्मली 7 पेपर लेने हैं। पहले पेपर स्टार्ट होता है कोर से, 2 या 3 उसके कोर होंगे। चौथा पेपर उसका जीई होगा या जीईएल होगा या डीएससी होगा। उसके बाद 5वां पेपर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स होगा और छठा स्किल एनहांसमेंट कोर्स होगा और 7वां वैक। बहुत से सैक और वैक के पेपर जो सिर्फ प्रैक्टिकल बेस है और कुछ थ्योरी बेस भी हैं। तो इसका मतलब है कि जिन विद्यार्थियों के सैक और वैक प्योर प्रैक्टिकल के हैं वो तो थ्योरी से पहले हो गए। तो इसका मतलब है कि जैसे ही उन्होंने 5 पेपर दिए, अर्थात उनका एसी का पेपर हुआ, तो उनके अब लास्ट के 2 पेपर नहीं होने हैं। अगर उनमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका सैक का पेपर प्रैक्टिकल है, तो नेचुरली 20 तारीख से पहले 20 मई से पहले वो हो चुका है, तो उनका सैक वाले दिन कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। और हो सकता है कि उनका वैक का थ्योरी का एग्ज़ाम हो, तो फिर इसलिए उनको थोड़ा सा गैप ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये पूरा साइक्लिक ऑर्डर होता है और इसमें उन सभी विद्यार्थी जिनको देना है, जिनको नहीं देना डेट शीट में नहीं है, तो उनके लिए आप समझ सकते हैं कि छुट्टी हो गई और उनका थोड़ा सा दिन ज़्यादा गैप पड़ जाता है। एक सवाल सर जो है वो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स ने पूछा है कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए भी फॉर्म भर दिया था, लेकिन अब वो इम्प्रूवमेंट नहीं देना चाहते, तो क्या होगा सर? आपके माध्यम से मैं ये चीज़ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली हमारे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, कि जब आप किसी एक पेपर में इम्प्रूवमेंट भरते हैं जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट परमिसिबल है यानी अलाउड है, उसके लिए अलाउ तब होती है कि अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं तो आप 1st सेमेस्टर का इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं और अगर आप चाहें तो 2 साल पहले जो मेरा 1st सेमेस्टर का कोई पेपर है उसको इम्प्रूव करना चाहूँ तो नहीं कर सकते। अर्थात आप जो प्रीवियस सेमेस्टर था, इमीडिएट प्रीवियस सेमेस्टर था, उस साइकिल का, उसी में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपने इम्प्रूवमेंट कर दिए के लिए फॉर्म भर दिया और आपने ये सोचा कि भाई मैं जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन नहीं जाऊंगा और सामान्य रूप से मेरा पुराने वाले जो ग्रेड थे वो उसको ले लिए जाएंगे। होता क्या है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन हम जब एग्जामिनेशन सेंटर में सिटिंग प्लान बनाते हैं तो आपके लिए भी एक सीट रिजर्व की जाती है और एक आंसर स्क्रिप्ट आपके सीट पे रखी जाती है। अब उस आंसर स्क्रिप्ट में एब्सेंट आ गया तो जब रिज़ल्ट प्रोसेसिंग होती है तो वो एब्सेंट हो जाता है, यानी कि आपके पुराने मार्क्स नहीं आते। ऐस सिचुएशन में फिर आपकी आर आ जाती है और ER आ जाती है। फिर आप कहते हैं कि जी मैं तो ये सोचा था कि मेरे पुराने मार्क्स हो जाएंगे। इस केस के लिए सबसे बढ़िया ये रहता है कि आप कॉलेज को इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि आपकी वो रिकॉर्ड जो आपने पहले सोचा था कि मैं इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था उसको नलीफाई किया जाए। बाद में वो फिर थोड़ा सा रिज़ल्ट में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ जगह पे कुछ कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे भी हैं कि जब आप इम्प्रूवमेंट भरते हैं तो आप सामान्य रूप से अपने पुराने मार्क्स सरेंडर कर देते हैं और जब एक बार सरेंडर हो गया वो आपको वापस मिलेगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए ऐसे केस में जहाँ पे आपने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा और आप लास्ट मोमेंट पे ये डिसाइड करते हैं कि मैंने नहीं देना, तो कृपया करके अपने डिपार्टमेंट या अपने कॉलेज में उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से दे दीजिए। अब सर 2 सवाल UFM केस से जुड़े हुए हैं। एक में तो स्टूडेंट जो है लिखता है कि वो अथॉरिटी को कहता रह गया कि मैं नकल नहीं कर रहा था, फिर भी UFM केस बन गया। और दूसरा सवाल भी उससे मिलता जुलता है, ये एक पर्टिकुलर कॉलेज का है, कॉलेज का नाम नहीं लूँगा। उसमें से वहाँ की स्टूडेंट लिखती हैं कि उनके बगल वाले डेस्क से एक चीट मिली, लेकिन वो चीट उनकी नहीं थी, फिर भी कॉपी का केस बना दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या स्टूडेंट्स के भी कुछ अधिकार है सर? देखिए, अधिकार तो हर के होते हैं, लेकिन अधिकार आपके कर्तव्य के साथ में बंधे हुए होते हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी आपके माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की कि जिस सीट पे आप बैठते हैं कृपया करके आप ज़रूर ये देखें कि वहाँ पे कोई ऐसा कागज़, कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो आपको UFM की कैटेगरी की तरफ ले जाए। ये हो सकता है ये आपका हो, ये हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगर आपके पास या आपके नज़दीक वो पाया गया तो उस वक्त वो कमेटी या
वो इन्विजिलेटर या फ्लाइंग स्क्वाड या कोई भी अधिकृत एग्ज़ाम का अधिकारी वो उसको यूएफएम के रूप में कंसिडर करेगा। मान लीजिए आप केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें हिस्ट्री की पर्ची पड़ी थी, मिल गई, तो जब बाद में उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो ये पता लगेगा कि इसका केमिस्ट्री के एग्ज़ाम से कुछ लेना देना नहीं है, तो आपका दोनों कापियाँ इवेल्यूएट हो जाएंगी और आपको यूएफएम से हट जाएगा। लेकिन अगर पाया जाए केमिस्ट्री की ही एग्ज़ाम था और उसमें केमिस्ट्री की ही पर्ची थी और वो पर्ची से आपने कुछ या बहुत कुछ उसमें लिखा है, तो नेचुरली वो प्रूव होता है कि ये यूएफएम है। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए ये सबसे बढ़िया है कि मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे आसपास कोई भी ऐसा मटेरियल ना हो, मेरी डेस्क में, डेस्क के आसपास, मेरे अपने फिज़िकल पोजीशन में मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो साइंटिफिक प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो, और भी कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने के तरीके के हिस्सा बन सकते हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपनी मेहनत से जो एग्ज़ाम है उसमें अपीयर हो। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आज का सर क्लास सवाल है वो सेंटनरी चांस से जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट कहते हैं कि जब सेंटनरी चांस की डिग्री देनी ही नहीं थी तो फिर एग्ज़ाम ही क्यों कराया? देखिए, सेंटनरी चांस जो है वो अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चांस आपको दिया गया। हम तो एग्ज़ाम करा चुके हैं, रिज़ल्ट निकाल चुके हैं। बहुत सी जगह पे रिज़ल्ट में कोई कमियां रही और कमियां इसलिए रही कि क्योंकि बहुत पुराना एग्ज़ाम करा रहे थे, तो स्टूडेंट्स को ये कहा गया था कि वो जितनी मार्कशीट हैं वो अपनी मार्कशीट दे दें। तो कुछ लोगों ने अपनी इनकम्प्लीट मार्कशीट दी, इस वजह से उनके रिज़ल्ट में त्रुटियां रही, क्योंकि इतने पुराने रिकॉर्ड को सर्च करना पॉसिबल नहीं था और उससे रिज़ल्ट बनाना। तो अब कुछ स्टूडेंट्स ने ये डिमांड की, पुराने जो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे, कि उनको एक मौका और दिया जाए। तो जैसे ये मौका ख़त्म हो जाएगा, उसका रिजल्ट निकलेगा, तो सभी विद्यार्थी जो कि डिग्री के लिए एलिजिबल हो गए हैं उनको हम आने वाले कुछ मंथ में डिग्री अंडर सेंटनरी स्पेशल चांस दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये सवालों के जवाब देने के लिए। नमस्कार जी।